गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 जो कि कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो हमने इसके पिछले अध्याय को पढ़ लिया है जो कि अध्याय 1 से लेके 7 तक के सभी अध्याय को हमने पढ़ लिया है और इन सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 8। शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहले चित्र दिया गया है। चित्र 1 है जो कि सती बाल्थाजर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है जो कि 1813 का है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है। तो सती के बारे में चित्र दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं, आगे हम सती प्रथा के बारे में भी पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति नहीं चुन सकती हैं। आगे 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्द विधवा हो जाएंगी। तो उस समय क्या विश्वास था लोगों में कि अगर औरत पढ़ लिख लेंगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आज के टाइम के और उस समय की जो व्यवस्था थी किस तरह भिन्न थी। आज के समय में लड़कियों की स्थिति में बहुत सुधार आ गया है, जबकि उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत बुरी थी। तो उस समय क्या होता था कि लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती थी। इसके अलावा वह अपनी इच्छानुसार किसी भी वर्ग को चुन नहीं सकती थी। और भी सारी चीज़ें थी, जैसे वह अपने पति की मरने के बाद चिता के साथ ही उसे जिंदा जला दिया था। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं। आज के समय में लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़कों के साथ भी उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उन्हें वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा वह अपनी इच्छानुसार पति भी चुन सकती हैं। ये सारी चीज़ें आज के समय में लड़कियों के लिए मान्य है, जबकि 200 साल पहले इन सब की स्थिति बहुत बुरी थी। आगे पढ़ते हैं कि समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। तो उस समय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी। तो उस समय समाज 4 भागों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इनको बांटा गया था। जो ऊंची जाति के लोग थे वह ब्राह्मण और क्षत्रिय में आते थे। इसके अलावा जो व्यापार, महाजन आदि जातियों से जुड़े थे वे वैश्य कहलाते थे। और उनसे जो नीचे के लोग थे, जैसे काश्तकार, बुनकर, कुम्हार और दस्तकार लोग जो थे वो शूद्र के अंतर्गत आते थे। इनका कार्य था कि वह
गांव और शहरों को साफ सुथरा रखें और काम धंधे करें जिन्हें उच्च जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। उच्च जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सरवण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या उच्च जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य मान्यता था। 19वीं व 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि यह कैसा हुआ। तो आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो अगला शीर्षक है हमारा परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। जैसे पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में कक्षा 7 में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। अगर आपने कक्षा 7 के सभी अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो अब किताबों के छपने से क्या हुआ कि ये काफ़ी जो पुराने साधन थे उसके मुकाबले सस्ती हो गई थी, और जो पांडुलिपियाँ थी उसके मुकाबले भी लोगों की पहुँच में भी ज़्यादातर हो गई थी। तो लिहाजा क्या हुआ कि आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। पुस्तकों के छपने के बाद आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारी अपनी भाषाओं में लिख भी सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएँ आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। तो अब हम पढ़ेंगे आगे हम इसके पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। और जैसे राजा राम मोहन राय जो कि समाज सुधारक थे एक, इसके अलावा हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हम इन लोगों के बारे में जो कि एक समाज सुधारक के रूप में समाज में इनका दर्पण दिखाई देता है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया समाज के लिए, क्या क्या चीज़ों में सुधार आई। तो आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं। इसी तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरह से शुरू होती थी। तो जो आंदोलन हो रहे थे सामाजिक परिवर्तन के लिए, इन सब की बहसें अक्सर किससे होती थी? भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। इन्हीं के द्वारा शुरू की जाती थी। जैसे नाम आता है राजा राम मोहन राय का। इनका जो शासन है 1772 से इनका जो समय है 1772 से 1833 का। तो इसी तरह के एक सुधारक थे ये। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। तो पहले इनका नाम क्या था? पहले राजा राम मोहन राय ने जो संगठन बनाया उसका नाम था ब्रह्मो समाज, लेकिन बाद में बदलकर ब्रह्मो समाज कर दिया गया। तो पहले ब्रह्मो सभा था, बाद में ब्रह्मो समाज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी गई थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए क्या कार्य किए? वे जो पश्चिमी शिक्षा है उसके प्रसार के लिए उन्होंने कार्य किया, वह उसके पक्ष में थे। और इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए भी स्वतंत्रता समानता के लिए कार्य किया। वे महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और व समानता के पक्षधर में थे।
इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कैसे जबरन घरेलू कामों में बांधा जाता है और उन्हें दुनिया, घर और रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। इसके अलावा उन्हें पढ़ने लिखने की भी इजाज़त नहीं थी। आगे हम पढ़ेंगे कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। तो देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस तरह की। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। तो राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो राजा राम मोहन राय वह कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे, जैसे संस्कृत, फारसी और कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के भी ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के बिल्कुल विरोध में थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए, तो जिसके फलस्वरूप उन्हें 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाने की सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने जो सती प्रथा के विरोध में कार्य किए, उसके अलावा भी ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो उनके समर्थक में थे। आगे हम पढ़ेंगे वे व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो यहाँ चित्र दो दिया गया है, जो कि राजा राम मोहन राय रेम्ब्रांट पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833 का है। आगे हम पढ़ते हैं कि राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो वे अक्सर प्राचीन ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। तो हमेशा से राजा राम मोहन राय जब किसी भी समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो हानिकारक प्रथाएं चल रही हैं, उसको चुनौती देने के लिए हमेशा प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते थे, ताकि जो जनता है उनकी सोच का समर्थन करे और उन चीज़ों को दूर कर सके। इसके बाद वे दलील देते थे। जब वे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते थे जिससे उनकी सोच का समर्थन हो, तो वे इसके बाद क्या करते थे कि वे दलील करते थे कि संबंधित वर्तमान जो इस समय वर्तमान में रीति रिवाज चल रहे हैं वह प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। तो जो परंपराएं प्रारंभ से चल रही हैं वह उनके खिलाफ हैं, ये उन्हें बताना चाहते थे। यहाँ चित्र 3 दिया गया है, जो कि कुंडों पर झूलने का त्यौहार का चित्र यहाँ पे दिया गया है। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इन त्योहारों की खास तौर से आलोचना की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं वह किस तरह हैं, अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक गए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ स्रोत 1 दिया गया है, जो कि हम पढ़ लेते हैं। क्या है? पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाजों के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखिए। आइए देखते हैं। पहला है सती प्रथा के समर्थक के बारे में। तो इसमें लिखा गया है कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसके लिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। इसके आगे लिखा है सती विरोधी।
इसके पहले हमने पढ़ा सती समर्थक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सती विरोधी के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम्य मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? तो वहीं पहले में सती समर्थक के बारे में लिखा गया है, दूसरे में सती विरोधी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक जिनका नाम आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। तो इसके पहले हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, जो कि सती प्रथा के विरोधी थे और उन्होंने उस पर पाबंदी लगाने के लिए पूर्णतः सफल हुए, जो कि 1829 में यह काम हुआ था। तो हमने पढ़ा कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विधवा विवाह के पक्षधर में थे, इन्होंने इसके लिए कानून पारित करवाया, जो कि 1856 में यह कानून पारित भी हो गया था। आगे हम पढ़ते हैं कि जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया। तो जो लोग विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे वे लोग विद्यासागर का भी विरोध किए और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया गया। आगे है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा इलाकों में, इनका नाम है वीरेसलिंगम पंतुलु, ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती, ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आप देख सकते हैं कि किस किस व्यक्ति ने विधवा विवाह का समर्थन किया जो कि समाज में सामने आए, जिनका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो कि पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद एक मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा के इलाकों में एक व्यक्ति हैं जो कि इनका नाम है वीरेसलिंगम पंतुलु। इन्होंने भी विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया और कार्य किया। इसके बाद बम्बई के युवा बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने भी इसके पक्ष में काम किए। फिर आते हैं कि उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। पढ़ते हैं कि इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाले विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके नए कानूनों का विरोध करते रहे। तो जो रूढ़िवादी थे वह इस कानून का विरोध करते थे। वह जो विधवा विवाह कानून पारित किया गया था इसके पक्ष में नहीं थे, वे हमेशा से इसके विरोध में रहे। चित्र 4 दिया गया है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। तो पढ़ते हैं, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में, जिनका नाम आता है विद्यासागर, और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इसी तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास
सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। तो एक ऐसी महिला है जो बिना किसी के सहारे, जिनका नाम है रास सुंदरी देवी। यह एक ऐसी महिला थी जो रात के अंधेरे में, जो रात में दिए जलाकर चोरी चोरी पढ़ना लिखना सीखी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र 5 दिया गया है जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का चित्र है। आगे है कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना सीख गईं। तो उत्तर भारत में भी जो कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाएं थी वो भी अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इसी स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। तो यहाँ चित्र 6 दिया गया है जो कि हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं का चित्र है जो कि 1875 का है। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थाओं में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। तो 19वीं सदी में यह कहा जा रहा था कि जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई है वह लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। लेकिन हिंदू महिला विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान थे जहाँ पर लड़कों जैसे ही शिक्षा दी जा रही थी, मतलब वही शिक्षा दी जा रही थी महिलाओं को जो उस समय लड़कों की भी दी जा रही थी। आगे हम पढ़ते हैं कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो पढ़ते हैं, बात है 20वीं सदी की। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। तो भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला जिनका नाम आता है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इन्होंने इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। तो इनका यही मानना था कि जो प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेता हैं उन्होंने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। बात है 1880 के दशक की। तो 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तो एक ऐसी महिला का नाम सामने आता है जिनका नाम है ताराबाई सिंधे। यह घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया जिनका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या इसमें लिखा है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि आगे जिसने पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की थी। तो स्त्री पुरुष तुलना में यही बताया गया है कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक फर्क है उसकी आलोचना की गई है। संस्कृत की महान विद्वान
पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता था। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। तो जो पंडित रमाबाई हैं वह संस्कृत की महान विद्वान थी। उनका यही कहना था कि जो हिंदू धर्म है वह महिलाओं का दमन कर रहा है। उन्होंने ऊंची जातियों के हिंदू महिलाओं के बारे में भी लिखा। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो वे महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकती हैं। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगे। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और वह समाज के लिए कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। यह चित्र पंडित रमाबाई का है, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्रोत 2 दिया गया है जो कि हम पढ़ते हैं। जब औरत का पति मर जाता है। तो आइए पढ़ते हैं अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा। देखते हैं, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवभगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना में ये सारी बातें लिखी हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि 20वीं शताब्दी में बात है 20वीं शताब्दी की, जिनका नाम आता है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। ये ऐसे नेता थे, इन्होंने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो इन्होंने यह बात बताई कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद। तो परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। इनका कहना था कि नेहरू जी का कहना था कि महिलाएं भी अंग्रेजी शासन के विरोध में कार्य करें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून। देखते हैं, तो यह चित्र जो कि 8 है, इसमें 8 साल की दुल्हन का चित्र दिखाया गया है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। तो जब महिला संगठनों का विकास हुआ और जो मुद्दे चल रहे थे उसकी वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई।
लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। तो 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था उसमें यही बताया गया था कि 18 साल से कम उम्र के लड़के होंगे और 16 साल से कम उम्र की लड़कियां होंगी तभी शादी होगी। लेकिन बाद में इनकी उम्र बढ़ा दी गई और 21 साल लड़कों की उम्र कर दी गई, 18 साल लड़कियों की उम्र कर दी गई। आगे हम पढ़ेंगे जाति और समाज सुधार के बारे में। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। तो राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए, जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए पुराने बौद्ध ग्रंथ का भी सहारा लिया। इसके अलावा बताया गया है प्रार्थना समाज के बारे में। यह भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे जो गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे। जिससे वे इसलिए उल्लंघन करते थे जिससे वे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। तो उन्हें लगता था कि इसका उल्लंघन करने से वे अपने जीवन में भी जो जाति पूर्वाग्रह है, बंधन है, उससे छुटकारा पा सकेंगे, यानी कि निजात पा सकेंगे। आगे है कि कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। तो जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वह अपना जो धर्म परिवर्तन करने के लिए आदिवासी समुदाय और जो निचले जाति के बच्चे थे उनके सुधार के लिए ऐसे कार्य किए जिससे वह उनके धर्म के जिससे उनका जो झुकाव है वह उनके धर्म की तरफ हो जाए। तो ईसाई धर्म जो प्रचारक थे, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वह अपने धर्म में लोगों को लाने के लिए कई सारे समुदायों और बच्चों के लिए, निम्न जाति के बच्चों के लिए कार्य किए जिससे उनका जो झुकाव हो वह ईसाई धर्म की तरफ बढ़ जाए। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी, जो कि हमने अध्याय 6 में शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ लिया है। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंटें बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आएगा? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम करना अक्सर बहुत कठिन होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गाँवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो समाज में जो उच्च जाति के जमींदार, उच्च जाति के लोगों के द्वारा जो निम्न जाति के साथ दमनकारी कार्य हो रहे थे, जो दैनिक अपमान हो रहे थे, उन सब छुटकारा पाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे थे। यहाँ चित्र 9 दिया गया है, जो कि एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलेन नामक इस
कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जा रहा था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। तो जो मजदूर थे वह ज़्यादातर निचले यानी कि निम्न जाति के ही होते थे। तो यह जो चित्र है 19वीं शताब्दी का है, जो कि एक कुली जहाज का चित्र है। आप इसे देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है जूते कौन बना सकता है। तो पढ़ते हैं। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। तो जो चमड़े बनाने वाले लोग थे उनको एक नीची नज़र से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ। तो यह जो चित्र 10 दिया गया है, यह जूते बनाने वाले यानी कि जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग हैं, जो कि 19वीं शताब्दी का चित्र है आंध्र प्रदेश का। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरफ की नौकरियां भी सामने आ रही थीं। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिडेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता, जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। यह चित्र 11 है, जो कि गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। तो दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। यहाँ आगे है, कक्षा में जगह नहीं थी। पढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें, जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे कि समानता और न्याय की मांग। तो पढ़ते हैं। बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक आते आते जो गैर ब्राह्मण जाति हैं, उनके भीतर से लोगों ने जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासी दास ने की। तो इसे आप याद रखेंगे कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में, जिनका नाम है हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। तो उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव हो रहे थे उसका विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। तो श्री नारायण गुरु का क्या कहना था कि जो मानवता है उसकी केवल एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देव मनुष्यानु। तो मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभाविक
स्वाभिमान का पैदा उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो ये जो चित्र दिया गया है, चित्र 12 श्री नारायण गुरु का चित्र है। आगे हम पढ़ते हैं गुलामगिरी के बारे में। तो गुलामगिरी जो कि ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे है, लिखा गया है कि निम्न जाति नेताओं में जिनका नाम है ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। बात है 1827 की। तो 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी हैं जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों की जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो वे मानते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं वह यहाँ के मूल निवासी हैं और जो उच्च लोग हैं यानी कि ब्राह्मण वह आर्य हैं और वह इस उपनिवेश के नहीं हैं, वह दूसरे जगह से आए हुए हैं। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ सवर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अतिशूद्र अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन बनाया और जाति समानता के समर्थन में कई सारे कठिन काम किए। इसके अलावा उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। आगे हम पढ़ते हैं स्रोत 3 के बारे में, जो कि है मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। तो वे उच्च जाति नेताओं के जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद थे उनके आलोचक थे। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिराव फुले काश्तकार की चाबुक सेतकंतियाचा आसूड़ से लिया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। तो जब 1873 में फुले ने गुलामगिरी लिखी थी, इससे 10 साल पहले ही अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो जाति सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह 20वीं सदी में पश्चिम में
भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया, जो कि एक महान दलित नेता थे और यह नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ स्रोत 4 दिया गया है, जो कि है हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। चित्र 14 जो कि मोदरे मंदिर का प्रवेश द्वार थॉमस डेनियल द्वारा बनवाया गया चित्र है, यह 1792 का है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मंदिर है, यही मंदिर नहीं, किसी भी तरह की जो मंदिर होती थी वहाँ के आसपास, मंदिर के आसपास जो अछूत लोग हैं उनको फटकने नहीं दिया जाता था, यानी कि उन्हें आसपास रहने भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि मंदिरों में कौन जा सकता था। अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोजाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय समाज में किस तरह की कुरीतियाँ फैली थीं, जिसको दूर करने के लिए कई सारे ऐसे सुधारवादी नेता सामने आए, जिनमें से एक है भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने दलितों के लिए कई सारे कार्य किए। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। बात है 1927 की। तो इस समय अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। आगे हम पढ़ेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में। तो यहाँ चित्र 15 है, जो कि ईवी रामास्वामी नायकर का चित्र है, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध, जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो पेरियार ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। याद रखेंगे कि स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी यानी कि पेरियार द्वारा शुरू किया गया था। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे।
खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर भी अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़वादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी समानता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं कि किस तरह उस समय जो समाज में जाति व्यवस्थाएं फैली थी उनको दूर करने के लिए कई सारे समाज सुधारक सामने आए और उन्हें कई सारे कठिन चीज़ों का यानी कि संघर्षों का सामना करना पड़ा। यहाँ सूरत 5 दिया गया है जो कि महिलाओं के बारे में पेरियार। तो महिलाओं के बारे में पेरियार का क्या वक्तव्य है, पढ़ते हैं। पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बनती गईं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंतानायकल से उद्धृत यह वाक्य लिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है सुधारों के लिए संगठित होना। चित्र 16 जो कि केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। तो इसे आप याद रखेंगे कि ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी और यह इसमें किस चीज़ के लिए बात कही गई है, किस चीज़ के लिए विरोध में थी, इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। तो यह जो संस्था बनाई गई थी इसमें सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरोध में बात कही गई थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, लेकिन इनके जो अनुयायी थे वह उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो इसके साथ साथ वे अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। आगे पढ़ेंगे हम डिरेजियो एवं यंग बंगाल के बारे में। यहाँ चित्र 17 दिया गया है जो कि हेनरी डिरेजियो का चित्र है। तो पढ़ते हैं। बात है 1820 के दशक की। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। तो जो डिरेजियो थे वह हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहन किया। तो आप याद रखेंगे कि इन्होंने अध्यापक के पद पर रहते हुए विद्यार्थियों को किस तरह से तैयार किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। आगे हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में। तो ये जो चित्र 18 दिया गया है वह स्वामी विवेकानंद का चित्र है। पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के
गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देना था। स्वामी विवेकानंद, जिनका काल है 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क का हेराल्ड ने विवरण दिया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो जब 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद हो रहा था, तो उसमें उन्हें सुनने के बाद जो कि न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने विवरण दिया, वह कहते हैं कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका केवल उद्देश्य धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर तभी काबू पाया सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गई। आगे पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो बात है 1867 की। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। तो याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज कहाँ पर स्थापित किया गया? बम्बई में, जो कि 1867 में। आगे पढ़ेंगे वे समाज के बारे में। तो मद्रास, जो कि चेन्नई में 1864 में वे समाज की स्थापना हुई। 1864 में वे समाज की स्थापना हुई। वहीं उसके 3 साल बाद 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो पढ़ते हैं वे समाज के बारे में। वे समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वे समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। तो वे समाज में ये चीज़ याद रखेंगे कि इसके जो सदस्य थे वह एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। आगे पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। तो नाम आता है सर सैयद अहमद खां। इनके द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम रख दिया गया, यानी कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो पहले 1875 में अलीगढ़ में खोले गए जिनका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में इसी कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। तो ये चित्र 19 है, जो कि सर सैयद अहमद खां का चित्र दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे सिंह सभा के बारे में। तो पढ़ते हैं सिंह सभा आंदोलन क्या था। सिखों के सुधारवादी
संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। तो जितने भी सारे शीर्षक दिए गए हैं सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो सिंह सभा आंदोलन के बारे में भी पूछा गया है, इसे याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। पहले अमृतसर में, बाद में लाहौर में इसका गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जा सकता था। यह चित्र 20 है जो कि खालसा कॉलेज अमृतसर का है, 1892 का। इसमें सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया चित्र दिखाया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में, जो शीर्षक है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। तो पढ़ते हैं। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? तो आइए देखते हैं। बात है 17वीं शताब्दी की। तो 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। तो जो यूरोपीय व्यापारी थे, जो यूरोप के लोग थे जो खोज कर रहे थे, जब उन्होंने अफ्रीका पहुंचा तो उन्होंने गुलाम का व्यापार करना शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर, जो अफ्रीका के लोग थे वह काले होते थे, और उन काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। बागानों में ये गुलाम पाँव फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं भी देते थे। तो किस तरह गुलामों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता था, आप इसे पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि श्वेत और अश्वेत दोनों थे। इन्होंने मिलकर संगठित रूप से दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्लीय समानता के लिए कदम उठाएं, ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश हो। तो ये जो वाक्य है ये अब्राहम लिंकन का ही वाक्य है, आप इसे भी याद रखेंगे। इनका वाक्य है कि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश हो। यह चित्र 11 दिया गया है जो कि गुलामों की बिक्री का चित्र है। दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका 1854 का है। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम अपने चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अभी यह चैनल नया है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आशा करती हूँ इस उम्मीद से कि आपका सपोर्ट हमें पूरा मिलेगा। आपकी इस सपोर्ट से हमें प्रेरणा प्राप्त होगी, जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।